Good morning, students. Today we will study big data subject. Today's topic is Bloom filter. Bloom filter में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे ब्लूम फिल्टर फॉल्स पॉजिटिव। तो आइए देखते हैं फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है। सबसे पहले ब्लूम फिल्टर कुछ नहीं है। ब्लूम फिल्टर इज क्यूरेट टू चेक द मेंबरशिप ऑफ आइटम ग्रीन विच इज नॉट अ मेंबर ऑफ द ब्लूम फिल्टर। बेसिकली हम लोग किसी एक डेटा को स्टोर करने के लिए एक एरे लेते हैं और उसमें हम लोग हैश फंक्शंस लगाते हैं। एक हैश फंक्शन एक भी हो सकता है, दो भी, तीन भी। तो एक, दो, तीन कोई भी हैश फंक्शन लगा के जो भी वैल्यू हमारा, उसको मान लीजिए कोई नंबर स्टोर कराना है 20 को, तो उसको हम लोग एक्स मॉड 10 ले लेंगे हैश फंक्शन, और उसमें लगा के जो भी मेरा इंडेक्स वैल्यू आएगा उस पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू पे हम लोग उस जीरो को 1 कर देंगे। पहले इनिशियली में सब कुछ जीरो रहेगा और जो हैश फंक्शन लगा के आएगा उसको 1 कर देंगे, मतलब कि वहां पे वो डेटा स्टोर हो गया। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप समझेंगे कि फॉल्स पॉजिटिव कैसे होता है। तो फॉल्स पॉजिटिव ऐसे होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई नंबर को स्टोर करा दिया, ठीक है, उसका हैश फंक्शन निकाल के इस इंडेक्स में आ रहा है। अब आपको चेक करना है कि कोई पर्टिकुलर नंबर यहाँ पे स्टोर्ड है कि नहीं। तो उसके लिए जैसे ही हम लोग चेक करेंगे, हैश फंक्शन लगाएंगे, तो चूंकि हैश फंक्शन का वैल्यू हमको ये 0 to 9 के बीच में ही देगा, तो हमको हो सकता है ना कि अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए भी, जो कि हमने स्टोर नहीं भी करा है, उसके लिए भी हैश फंक्शन लगा के सेम इंडेक्स पे हमारा पोजीशन दे रहा हो वो। तो हम लोग इससे क्या कह पाएंगे कि हाँ, आपका नंबर यहाँ पे स्टोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फॉल्स पॉजिटिव। लेकिन जब अगर यहाँ पे नहीं मिलता है, हैश फंक्शन लगा के मान लीजिए 2 पे आ गया, 2 पे स्टोर नहीं है, तो हम लोग सीधे बोल सकते हैं कि नहीं है। लेकिन अगर उसको यहाँ पे होने के लिए हम लोग क्लियर नहीं बोल सकते कि हाँ होगा ही, हम लोग बोल सकते हैं मे बी। इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लूम फिल्टर फॉल्स पॉजिटिव। ठीक है। तो bloom filter false positive, we can control the probability of getting a false positive by controlling the size of the bloom filter। ठीक है। हम लोग फॉल्स पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ब्लूम फिल्टर का साइज से। मान लीजिए यहाँ पे 0 to 9 ही लिए हम लोग साइज, तो ज्यादा से ज्यादा नंबर यहीं पे स्टोर होगा, तो फॉल्स पॉजिटिव का चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है। अगर ये बहुत बड़ा हैश फंक्शन होगा, बहुत बड़ा टेबल होगा, इंडेक्स बहुत दूर तक होगा ब्लूम फिल्टर का, तो पॉसिबल है कि अलग अलग वैल्यूज के लिए हैश फंक्शन लगा के अलग अलग इंडेक्स पे होगा। तो उस केस में हम लोग द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फॉल्स पॉजिटिव को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। मोर स्पेस मीन्स फीवर फॉल्स पॉजिटिव्स। वही चीज लिखा है, ज्यादा बड़ा होगा ब्लूम फिल्टर का स्पेस, तो हम लोग कम फॉल्स पॉजिटिव्स का चांसेस होगा। इफ वी वांट टू डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट, वी हैव टू यूज मोर नंबर ऑफ हैश फंक्शंस एंड लार्जर बीट एरे। ठीक है। अगर हमको फॉल्स पॉजिटिव का दूसरा चीज, पहला तो स्पेस बढ़ा देंगे, और दूसरा इसको कम करने के लिए हैश फंक्शंस का नंबर बढ़ा देंगे। ठीक है। लार्जर बीट एरे और हैश फंक्शन का नंबर, मान लीजिए एक हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो दो तीन यूज करेंगे ताकि हमको कोई यूनिक सा इंडेक्स नंबर पे वो पॉइंट कर पा पाए। दिस वुड ऐड लेटेंसी इन एडिशन ऑफ आइटम एंड चेकिंग मेंबरशिप। ठीक है। अब हम लोग आते हैं एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी। तो द परफॉर्मेंस ऑफ द ब्लूम फिल्टर डिपेंड्स ऑन द हैश फंक्शन यूज। ठीक है। बेसिकली हैश फंक्शन लगा के पॉइंट कराएगा, इसलिए वो हैश फंक्शन पे डिपेंड करता है। द फास्टर द कंप्यूटेशन ऑफ द हैश फंक्शन, द क्विकर द ओवरऑल टाइम ऑफ ईच ऑपरेशन ऑन द ब्लूम फिल्टर। हैश फंक्शन को हम लोग जितना जल्दी एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतना जल्दी हम लोग उसको स्टोर करवा पाएंगे, नहीं तो हैश फंक्शन को कैलकुलेट करते ही रह जाएंगे। इसीलिए ये चीज लिखा है। इफ k इज द नंबर ऑफ हैश फंक्शंस, देन देखिए, अगर k इज द नंबर हैश फंक्शंस का k नंबर है, मान लीजिए 2 है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं? ऑपरेशन जब हम लोग को आइटम को ऐड करना है, तो वीगो ऑफ के और कांस्टेंट टाइम में हम लोग ऐड कर पाएंगे। फंक्शन पे लगाएंगे, तुरंत हो जाएगा, कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। मेंबर से क्यूरी फाइंड करना हो कि इसमें मेंबर ये है कि नहीं, तो उसके लिए भी क्या करेंगे, हैश फंक्शन को लगाएंगे और उसको एग्जीक्यूट करके इंडेक्स पे पॉइंट करवाएंगे। तो बिग ऑफ के और कांस्टेंट टाइम में होगा। के किस लिए, बिग ऑफ के किस लिए बोल रहा है कि जितने नंबर ऑफ हैश फंक्शंस होंगे उतने बार हमको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है। ये चीज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्लियर हो गया। अब the time complexity of the Bloom filter is independent of the number of items already in the Bloom filter। हाँ, हम लोग बेसिकली क्या कर रहे हैं, हैश फंक्शन को कैलकुलेट कर रहे हैं। ब्लूम फिल्टर में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट है हमको उससे मतलब नहीं।
हम अपना हैश फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, जहां पे पॉइंट करेगा उस बेसिस पे हम लोग बताएंगे, ठीक है। द के लुकअप्स इन द ब्लूम फिल्टर आर इंडिपेंडेंट एंड कैन बी पैरेललाइज्ड, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एड आइटम वही सेम चीज लिखा है। अब आते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, ठीक है। Regardless of the number of items in the Bloom filter, the Bloom filter requires a constant number of bits by reserving a few bits per item. The Bloom filter does not store the data items, yielding a constant space complexity of O big of 1. तो चाहे हमारे पास कितना भी आइटम क्यों ना हो, लेकिन जो मेरा ब्लूम फिल्टर का जो स्पीच होता है, जो हम लोग पहले से डिफाइन करके रखते हैं कि 9 बिट तक हम लेंगे, तो ऑलरेडी रिजर्व होता है, ठीक है। तो और हैश फंक्शन लगा के उस बीच में ही हम लोग नंबर को स्टोर करते हैं, तो नंबर ऑफ स्टोर आइटम्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसका बिग ऑफ 1 होगा, ठीक है। ब्लूम फिल्टर कैलकुलेटर, अब देखते हैं ब्लूम फिल्टर कैलकुलेटर कैसे। द एक्यूरेसी ऑफ द ब्लूम फिल्टर डिपेंडिंग ऑन द ऑफ द फॉलोइंग। एक्यूरेसी ऑफ ब्लूम फिल्टर किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ हैश फंक्शंस पे, क्वालिटी ऑफ हैश फंक्शंस पे, क्योंकि हैश फंक्शन अगर टफ हो, ज्यादा निकालना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वहीं ज्यादा लग जाएगा, हम लोग को फास्टर क्विकर चाहिए, तो क्वालिटी ऑफ हैश फंक्शंस पे भी। लेंथ ऑफ द बिट एरे, बिट एरे कितना बड़ा है मेरा, 9 तक है, 12 तक है, 24 तक है, 100 तक है। नंबर ऑफ आइटम्स स्टोर्ड इन द ब्लूम फिल्टर, ठीक है। तो ये चार हमारे हो गए। ब्लूम फिल्टर का एक्यूरेसी इस पे डिपेंड करता है। एग्जाम क्वेश्चन आएगा कि व्हाट आर द which are the parameters to for the accuracy of the Bloom filter. Then we will write down the number of hash functions, quality of hash functions, length of the bit array, and number of items stored in the Bloom filter. Okay. Again, the properties of an optimal hash function for the Bloom filter are the following. लोग बात तो कर लिए कि हैश फंक्शन यूज करेंगे, हैश फंक्शन यूज करेंगे, लेकिन क्या क्या प्रॉपर्टीज एक हैश फंक्शन को फॉलो करना चाहिए, तो वो है हमारा हैश फंक्शन हमारा फास्ट होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, ठीक है। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे हम लोग। फास्ट होगा, इंडिपेंडेंट होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब देखते हैं ब्लूम फिल्टर न्यूमेरिकल एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। गिवन एन एम्प्टी ब्लूम फिल्टर ऑफ साइज 11 विद 4 हैश फंक्शंस, नेमली साइज 11 दे दिया, तो हमारा बिट्स कैसे होगा, 0 1 2 3 टू 10, ठीक है, क्योंकि 11 साइज है तो 0 टू 10 जाएगा। 4 हैश फंक्शन लगाना हमको, h1x is 3x plus 3 mod 6, 2x plus 9 mod 2, 3x plus 7 mod 8, 2x plus 3 mod 5, ठीक है। तो बोलता है इलिस्ट्रेट ब्लूम फिल्टर इंसर्शन विद 7 एंड देन 8। पहले 7 को इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करेंगे, चारों फंक्शंस को एग्जीक्यूट करेंगे, x की जगह 7 को पुट करके, जो भी पॉइंट करेगा हर एक, वो हर एक में जाके हम लोग 0 को 1 कर देंगे। फिर उसी तरीके से 8 के लिए सब में हैश फंक्शन निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जाके इंडेक्स वैल्यू में उसका 0 टू 1 कर देंगे। उसके बाद बोलता है परफॉर्म ब्लूम फिल्टर लुकअप और मेंबरशिप टेस्ट विद 10 एंड 14। लुकअप मतलब कि पता करना है कि 10 और 48 इसमें प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 को लेंगे, यहाँ हर एक हैश फंक्शंस में पुट करेंगे वैल्यू, और जहां जहां पॉइंट करेगा वहां वहां चेक करेंगे कि वैल्यू सारे का 1 है कि नहीं। अगर सारे का 1 है तो हम लोग बोलेंगे द इट इज द मेंबरशिप ऑफ 10 इज फॉल्स पॉजिटिव, यानी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो उसी तरीके से 48 का भी निकालेंगे, सारे में हैश फंक्शन देके जहां भी पॉइंट करेगा, मान लो 3 4 5 कर रहा है, वहां चेक कर लेंगे सारे 1 है क्या, नहीं। अगर सारे 1 नहीं है, कोई भी एक 0 हो गया, तो हम लोग बोल देंगे कि नहीं, मेंबरशिप नहीं है, इसका मेंबरशिप टेस्ट फॉल्स हो जाएगा, 48 प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ज्यादा हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तुरंत हो जाएगा। जैसे यहाँ पे 4 हैश नंबर दिया हुआ था, x1 7 था, पहले इंसर्ट करना था, h1 में डाले 3x plus 3 mod 6, तो 3 into 7 plus 3 mod 6, तो 7 3 जा 21 plus 3 24 mod 6, तो 24 mod 6 जितना भी आएगा, फिर mod 11 किए, तो 6 for 24 एंड mod 11, तो फिर वो 0 आता है। इस तरीके से h2x से निकाले तो 1 आया, h3 से किए तो 8 आया, फिर तो कहाँ कहाँ आया हमारा, तो वहां वहां 1, उसको 0 से 1 कर देंगे, ठीक है। तो वही क्या है, स्टेट ऑफ हैश टेबल पोस्ट टू द इंसर्शन ऑफ x1 एंड x2। तो कहाँ कहाँ आया था,
0 1 8 एंड 0 1 8 और फिर इसमें आया था हमारा 3 1 0 11 सारे के लिए वो 4 4 8 करके होगा ना, तो 8 8 जगह पे यहाँ पे 1 कर दिए, 1 2 3 4 5 6, तो ब्लूम फिल्टर में यहाँ पे जा जाके 1 कर दिए। तो देखिए 7 के लिए यहाँ से नीचे दिया हुआ, तो 0 0 इंडेक्स पे जाके 1 करना है, 0 इंडेक्स पे गए 1 कर दिए, ठीक हो गया। फिर H2 में डाले 2 × 7 + 9 mod 2, तो 1 आया, 1 आया तो 1 पे जाके 1 कर दिए, ठीक है, 0 को 1 कर दिया। अब यहाँ से फिर लगाए हम लोग S3 के लिए, तो S3 का वैल्यू आया हमारा mod 2 यहाँ पे 0 11 ओवर राइट हो गया है, कॉपी सही से प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, लेकिन आप सबका वो निकाल दीजिएगा, हैश फंक्शंस में जो भी वैल्यू आएगा उसके करस्पॉन्डिंग जाके सबको 0 को 1 कर देना, ठीक है। तो फिर हम लोग चेक करेंगे कि 10 और 48 प्रेजेंट है नहीं, तो 10 के लिए जैसे ही निकालेंगे तो हमको मिल जाएगा 3 1 ऐसे करके, 3 पे 1 पे, और इसका एक और निकालेंगे, वो भी नहीं दिया गया है, तो मतलब अब निकाल के देखिएगा, ऐसे पे पॉइंट करेगा जहाँ पे नहीं मिल रहा है, तो हम लोग बोल देंगे X3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। X4 के लिए 48 के लिए सब पुट करेंगे, तो ये सब जैसे ही चारों में निकलेगा वो सब मेरा पॉइंट कर होगा 3 पे 1 पे ऐसे करके, तो 3 1 इस जगह पे हमारा सारा 1 होगा। तो हम नहीं था, जब 0 था एक जगह पे तो हम बोल रहे थे कि X3 डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन जब मतलब 10 एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन जब 48 की जगह पे सारे में 1 आया तो हम ये नहीं बोलेंगे कि हाँ एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हम लोग पहले ही पढ़े थे ब्लूम फिल्टर फॉल्स पॉजिटिव, तो X4 क्या होगा, केस ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, 48 प्रेजेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यही आपको आएगा एग्जाम में, इजीली बन जाएगा, बस हैश फंक्शंस कैलकुलेट करने में जो ही समय लगेगा, और इसको 0 से 1 करके फिर चेक कर दें, ठीक, ये हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑप्टिमम नंबर ऑफ हैश फंक्शंस। द नंबर ऑफ हैश फंक्शंस k must be a positive integer if n is size of bit array and m is number of elements to be inserted, then can be calculated as k is equal to n by m ln 2, ठीक है। हम लोग ने देखा कि हाँ 4 हैश फंक्शंस है, इतना हैश फंक्शंस है, उतना हैश फंक्शंस है, लेकिन हैश फंक्शंस को कितना होना चाहिए, क्या ऑप्टिमम नंबर ऑफ हैश फंक्शन हमको यूज करना चाहिए, क्या क्या हमको दिया रहेगा कि हम लोग को दिया रहेगा साइज ऑफ बिट एरे, मैंने मेरे एरे का साइज क्या है तो n है, और हमको कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंसर्ट करना वो भी दिया रहेगा m। तो हम लोग नंबर ऑफ हैश फंक्शंस k could be find by k is equal to n by m ln 2, n by m ln 2, ठीक है। तो इन क्या है, साइज ऑफ बिट एरे, इन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड, ठीक, याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल एक है, कैलकुलेट द ऑप्टिमल नंबर ऑफ हैश फंक्शंस फॉर 10 बिट लेंथ ब्लूम फिल्टर। 10 बिट लेंथ ब्लूम फिल्टर मतलब 10 दे दिया n, हैविंग 3 नंबर ऑफ इनपुट एलिमेंट्स, 3 दे दिया m, तो n by m यानी 10 by 3 ln 2, n by m ln 10 by 3 ln 2, क्या आया वैल्यू 2.3104, ठीक है, अपर बाउंड लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 आया, ठीक। तो 3 नंबर ऑफ ऑप्टिमल हैश फंक्शंस हम लोग इस केस के लिए लेंगे, ठीक, एग्जाम में आएगा, इजीली बन जाएगा, 1 2 नंबर के लिए आएगा, ज्यादा करना। व्हाट हैपेंस व्हेन इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ हैश फंक्शंस, क्या होगा जब हम लोग हैश फंक्शंस बहुत ज्यादा यूज करेंगे, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ, देखिए ग्राफ से समझाया गया है, इधर फॉल्स पॉजिटिव प्रायोरिटी दिया गया है, प्रोबेबिलिटी फॉल्स पॉजिटिव होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी फाइंड होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, इधर नंबर ऑफ हैश फंक्शंस क्या है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी हैश हैश फंक्शंस कम लेने पे 0.12 था, यानी ज्यादा था, फिर हैश फंक्शन धीरे धीरे बढ़ाते गए तो कम होने लगा। जब ऑप्टिमल नंबर ऑफ हैश फंक्शंस हम लोग यूज किए फॉर्मूला लगा के, तो हमारा फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो गया, जो कि हमको चाहिए, फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कम होना चाहिए, ताकि हम क्लियर बता पाए है कि नहीं। तो यहाँ पे ऑप्टिमल नंबर ऑफ यूज करेंगे तो फॉल्स पॉजिटिव प्रोबेबिलिटी कम आएगा,
यानी ज्यादा हैश फंक्शन यूज करेंगे तो फिर मेरा ये देखिए 0.18 के करीब चला गया, यानी फॉल्स पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गया, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा नंबर ऑफ हैश फंक्शन हम लोग यूज नहीं करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि कैलकुलेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव, कि फॉल्स पॉजिटिव का प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करें। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लॉट इज हैश इज इक्वल टू 1/n। ठीक है, एक स्लॉट जो हैश्ड हो गया उसका 1/n प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लॉट इज नॉट हैश्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। ठीक है, n क्या था आपको पहले से पता है, n/m हम लोग पता किए थे। n था मेरा बिट एरे, n था मेरा नंबर ऑफ बिट लेंथ। ठीक है, और तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लॉट इज हैश्ड का मतलब समझे, मतलब कि वो जो बिट एरे है, मतलब हम अगर हैश फंक्शन यूज करेंगे तो वो कहाँ पे पॉइंट करे, कौन से इंडेक्स पे, तो वो हमारा पॉइंट करेगा, उसका प्रोबेबिलिटी है 1/n। और ऐसा भी तो हो सकता है हैश फंक्शन यूज किए कहीं पॉइंट ना करे, दूसरी जगह पॉइंट करे, तो प्रोबेबिलिटी दैट अ स्लॉट इज नॉट हैश्ड इज इक्वल टू 1 माइनस 1/n। ठीक है, तो probability that a slot is not hashed after insertion of an element for all the k hash function is, क्या है फॉर्मूला, 1 माइनस 1/n टू द पावर k। यानी कि probability that a slot is not hashed after insertion of an element for all the k hash function, यानी जितना भी हमारा k hash function होगा, अगर हम कोई एलिमेंट मान लीजिए 10 इंसर्ट करा रहे हैं, तो और तीन तीन नंबर ऑफ हैश फंक्शंस है, सारे हैश फंक्शंस हम लोग पुट करके एक बार इंडेक्स नंबर स्लॉट नंबर निकालेंगे, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक स्लॉट हमारा ना आए, मतलब हैश फंक्शन लगाने के बाद वो स्लॉट ना आए, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/n टू दी पावर k। ठीक है, याद हो गया, एग्जाम में आएगा, फट से बना देंगे 1 माइनस 1/n टू दी पावर k। अब probability that a slot is not set to 1 after insertion of m element is, that a slot is not set to 1, ये क्या बोल रहा है, क्या करते हैं हम लोग एलिमेंट में हैश फंक्शन लगाते हैं, हमको क्या देता है, प्रोबेबिलिटी देता है, एक स्लॉट नंबर देता है, हम लोग उस स्लॉट नंबर पे जाते हैं, उसको 0 से 1 कर देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि वो एक स्लॉट हमारा 1 ना हो, यानी वो हैश फंक्शन लगा के आए ना, तो m एलिमेंट को इंसर्ट करने के बाद, ठीक है, m एलिमेंट्स को इंसर्ट करने के बाद, तो उसका प्रोबेबिलिटी है 1 माइनस 1/n टू द पावर k m। ऊपर में 1 माइनस 1/n टू द पावर k था, इसके लिए सिर्फ एक 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 हैश फंक्शन एक नंबर को इंसर्ट कर रहे थे, तो कौन सा ऐसा स्लॉट था जो कि हैश ना हो, तो 1 माइनस 1/n टू द पावर k। अब हम लोग m नंबर ऑफ एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि स्लॉट हमारा 1 ना हो, यानी पॉइंट ना करे, तो पॉइंट ना करे 1 माइनस 1/n टू द पावर k, और नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो k m हो गया। ठीक है, probability that a slot is set to 1 after insertion of m element is, अब वो प्रोबेबिलिटी बताइए कि स्लॉट 1 हो गया m एलिमेंट के इंटर करने के बाद, तो ये जो आया प्रोबेबिलिटी उसका 1 घटा देंगे, 1 - 1 - 1/n टू द पावर k m। ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहाँ से। अब आते हैं, let n be the size of bit array, k be the number of hash functions and m be the number of expected elements to be inserted in the filter। ठीक है, m नंबर हो गया, k हो गया hash function, then the probability of false positive p can be calculated as, false positive p can be calculated as कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला दिया हुआ 1 माइनस 1/e टू द पावर k m by n टू द पावर k, क्या है 1 माइनस 1/e टू द पावर k m by n टू द पावर k। n क्या था, साइज ऑफ बीट एरे, k हमारा नंबर ऑफ हैश फंक्शंस है, m हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड एलिमेंट्स है, तो हम लोग यहाँ से ऊपर तक पढ़े थे 1 माइनस 1/n टू द पावर k m होता, 1 माइनस 1/e टू द पावर k m by n, क्योंकि साइज ऑफ बीट एरे n था, और टू दी पावर के। ठीक, तो इसको देखेंगे कैसे यूज करेंगे। तो क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्स पॉजिटिव विद टेबल साइज 10, टेबल साइज 10 यानी हमको दिया है n 10 एंड नंबर ऑफ आइटम्स टू बी इंसर्टेड आर 3, तो हमको दे दिया m 3। ठीक, हम लोग अब कैसे निकालेंगे, बोलिए k नहीं दिया हमको, तो k कैसे निकालेंगे, k के लिए हम लोग ऊपर पढ़े थे। ठीक, फॉल्स पॉजिटिव, यहाँ से k का वैल्यू कैसे निकालते हैं, यहाँ k कैसे निकालेंगे, n बाई एम ln 2, n दिया हुआ है, m दिया हुआ है,
ln2 करके k निकालेंगे, दिया हुआ है ना, n दिया हुआ है 10, m दिया हुआ है 3, यहाँ से k निकाल लेंगे, फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे 1 - 1 बाई ई के एम बाई एन टू द पावर k, ठीक है। अब काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ स्ट्रीम, डिस्टिंक्ट एलिमेंट इन स्ट्रीम, एक स्ट्रीम दिया हुआ है, उसमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स बताना है। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे 1 2 2 1 3 1 5 1 3 3 2, तो कौन कौन सा डिस्टिंक्ट है, 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, कितना, 1 2 3 5 4, 4 नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, ठीक। तो अब तो हम लोग यहाँ पे देख के कैलकुलेट कर रहे हैं ना, बड़ा सा स्ट्रीम होगा तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट, यहाँ देखते हैं हम लोग अप्रोच क्या दिया हुआ है। अप्रोच 1, इनिशियलाइज द हैश टेबल लार्ज बाइनरी एरे ऑफ साइज n विथ ऑल जीरो, एक हैश टेबल बनाएंगे, लार्ज बाइनरी एरे, एक एरे बनाएंगे बड़ा सा साइज n का, सब में जीरो पुट कर देंगे। कोई एक हैश फंक्शन हम लोग चूज करेंगे, चूज द हैश फंक्शन i बिलोंग्स टू 1 to k, ठीक है। हैश फंक्शन कैसे चूज करना वो भी आपको पता है, 1 to k के बीच में कोई ऑप्टिमल हैश फंक्शन चूज करेंगे। फिर फॉर ईच फ्लोर लेवल h belongs to 1 to m, compute hf and mark that position in the hash table with 1। हर एक के लिए हम लोग हैश फंक्शन जितना भी हम लोग मान लीजिए i का वैल्यू 2 है, तो दो हैश फंक्शन होगा, तो जो भी वैल्यू होगा 1 to m के बीच में उस सबको हैश फंक्शन में लगाएंगे, और जहां पे वो स्लॉट आएगा वहां पे उसका पोजीशन हैश टेबल में 1 कर देंगे। काउंट द नंबर ऑफ पोजीशंस इन द हैश टेबल विथ 1 एंड कॉल इट सी। जितना भी अब हैश टेबल में हमारा जितना भी वैल्यू 1 हो गया होगा उसको कैलकुलेट करेंगे और उसको सी में डाल देंगे, सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ वंस इन द हैश टेबल। देन क्या करेंगे, द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स क्या हो जाएगा हमारा, m इंटू एल एन एम बाई एम माइनस सी। एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एल एन एम एम माइनस सी क्या है, सी अभी हम लोग कैलकुलेट करके निकालिए, हैश टेबल में जितना 1 है फॉर्मूला में डालेंगे, हमको डिस्टिंक्ट एलिमेंट मिल जाए, ठीक है। इस फॉर्मूला को याद रखना है। क्या करेंगे, सबसे पहले एक साइज n का बाइनरी एरे हैश टेबल लेंगे, सबको जीरो पुट कर देंगे, हैश फंक्शन चूज करेंगे, हैश चूज करेंगे m बाई n ln2 k का वैल्यू आएगा, उतना हैश फंक्शन ले लेंगे, अपने से कोई भी हैश फंक्शन ले लेंगे, और फिर हर एक वैल्यू के लिए 1 to m जितना वैल्यू है सबको हम चूज करेंगे हैश फंक्शन में, और जो भी पोजीशन होगा उसको 0 से 1 बना देंगे, फिर कैलकुलेट कर लेंगे कितना 1 है और उसको सी में डाल देंगे, और फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम्स के लिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारा m इंटू एल एन एम बाई एम माइनस सी। एम क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑल द एलिमेंट्स टू बी इंसर्टेड, तो m इंटू एल एन एम बाई एम माइनस सी हमारा हो जाएगा, डिस्टिंक्ट आइटम दे देता हूँ, क्लियर। अब आ जाइए काउंटिंग डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स में स्ट्रीम एक्सरसाइज, एक एक्सरसाइज दिया हमको, काउंट द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ डेटा स्ट्रीम ऑफ 1 2 1 3 3 विद द हैश फंक्शन hx इज इक्वल टू 5x प्लस 1 mod 6 ऑफ साइज 11, ठीक है। हमको यहाँ पे साइज 11 दे दिया, यानी n दे दिया 11, हमको हमको हैश फंक्शन भी खुद दे दिया hx 5x प्लस 1 mod 6, हमको एलिमेंट्स भी दे दिया, m भी दे दिया, हमको सारा चीज दे दिया। हम क्या करेंगे, सबसे पहले अप्रोच लगाएंगे, एक एरे बनाएंगे बड़ा सा, इसमें सब कुछ जीरो पुट कर देंगे, और उसके बाद सब में हैश फंक्शन लगाएंगे सारे वैल्यूज के लिए, और उस पोजीशन पे 1 बना देंगे, और फिर सारे को काउंट करेंगे जितना 1 है, उसके बाद क्या करेंगे m इंटू एल एन एम बाई एम माइनस सी करके निकालेंगे, वो हमारा आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे कैसे सॉल्व हुआ है। अप्रोच 2 सॉल्व यूज हुआ है, अप्रोच 1 था ये जैसे हमने बताया, अब अप्रोच 2 से देखेंगे। अप्रोच 2 बोलता है फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम, क्या बोलता है ये, काउंट द डिस्टिंक्ट आइटम एलिमेंट्स इन अ डेटा स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स 6 8 4 6 3 4 विद द हैश फंक्शन hx 5x प्लस 1 mod 6 ऑफ साइज 11, ठीक है। गलत क्वेश्चन दिया है, 6 8 4 6 3 4 दिया है, और यहाँ पे hx इज इक्वल टू 5x प्लस 1 mod 6 दिया है, n दिया है, m दे दिया है,
फंक्शन भी दे दिया है। तो बोलता है if there are m distinct elements in a set comprising of n elements, the algorithm runs in o n time and o log m space complexity। ठीक है, ये चीज थोड़ा सा याद रखिएगा, अगर आ सकता है तो आएगा, ऐसे आएगा नहीं। इफ देर आर m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन अ सेट कंप्राइजिंग ऑफ n एलिमेंट्स, मान लीजिए n एलिमेंट्स है और इसमें m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, जैसे डिस्टिंक्ट देता है 1 2 3 4, चार डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 4 मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो m मेरा डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, तो इसका एल्गोरिथम का रन होने का टाइम लगेगा जो वो बिग ऑफ n लगेगा, बिग ऑफ 6, लेकिन जो इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो स्टोर करेगा कहाँ पे, एरे में, वो बिट पोजीशन पे, बिट पोजीशन 6 और 6 दोनों के लिए एक ही आएगा, इसलिए बिग ऑफ लॉग m होगा। ठीक, अब आते हैं कैसे कैलकुलेट करना। अप्लाई हैश फंक्शन टू द डेटा स्ट्रीम एंड कंप्यूट द स्लॉट्स। तो डेटा स्ट्रीम में सबके लिए हैश फंक्शन कैलकुलेट करेंगे। x1 मेरा 6 8 4 6 3 4 जैसा दिया हुआ है, सबके लिए हैश फंक्शन में लगाएंगे। हैश फंक्शन भी यहाँ दिया हुआ था, सबको कैलकुलेट किया। 6 5 30 प्लस 1 31 mod 6 दैट इज 1, 8 5 40 प्लस 1 mod 6 दैट इज 41, यानी 6 इज 36 एंड 5 इसका हो गया, मॉड निकाल के सबका कैलकुलेट कर लेंगे। तो स्लॉट नंबर हमको क्या ऑब्टेंड हुआ, 153143, यानी 153143, यानी 1 5 3 और 4 पे हम लोग जाके 0 को 1 कर रहे हैं। हम देखते हैं क्या बोलता है। Count the distinct elements in a data stream of elements, इतना with the hash function, ये exercise 11 how to calculate convert the slot numbers to binary। ठीक है, ये जो दूसरा अप्रोच हम लोग देख रहे हैं फ्लैगुलेट मार्टिन का, इसमें क्या बोलता है, एरे बीट एरे नहीं बनाना है, हमको स्लॉट निकाल लेना है। स्लॉट आ गया मेरा 1 5 3 जो भी है, अब उस स्लॉट को हमको बाइनरी में लिखना है। कैसे लिखना है, बाइनरी नंबर में। ठीक है, तो चूंकि हमको साइज 11 दे चुका था, तो 11 को हम कैसे लिख सकते हैं, 8 2 4 2 6 8 7 2 6। ठीक, तो हम इसको बाइनरी में लिखेंगे। ठीक है, 1 को बाइनरी में क्या लिखते हैं, 001। 5 को बाइनरी में क्या लिखेंगे, 101 415। इस तरीके से 3 को 011 001 100001। ठीक है, इसको बस बाइनरी में लिख देना। अब आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, थर्ड स्टेप कि कैलकुलेट द मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो। मैक्सिमम ट्रेलिंग जीरो हमको फाइंड करना है। ट्रेलिंग जीरो कैसे होगा, 0 0 0 0 2 0 है, 0 0 0 TZ stand for trailing zero, R is equal to max TZ, max 0 0 0 2 0 how to calculate, estimate the distinct element with the formula 2 to the power r, estimate the distinct element with the formula 2 to the power r, trailing zero stands for trailing 0 0 0 max level 2 आया, number of distinct elements मेरा 2 to the power 2 that is 4 आ गया। एक सेकंड यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ट्रेलिंग जीरो कैसे निकालते हैं। ट्रेलिंग जीरो, ट्रेलिंग मतलब नंबर के बाद कितना जीरो है। ठीक है, ट्रेलिंग जीरो मतलब नंबर के बाद कितना जीरो है। यहाँ पे पहले 1 है, 1 के बाद कितना जीरो है, कुछ भी नहीं, तो जीरो डाल दिए। वहां पे लास्ट डिजिट 1 के बाद कितना जीरो है, कुछ भी नहीं, जीरो डाल दिए। यानी लास्ट में कितना जीरो है, ठीक है, लास्ट में कितना जीरो है, कुछ भी नहीं है, 1 है। लास्ट में कितना जीरो है, कुछ भी नहीं, 1 है, तो 0 0 0 लिख दिए। ट्रेलिंग जीरो कुछ नहीं है, यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो यानी लास्ट में कितना जीरो है, 1 2 2 जीरो है, तो यहाँ पे 2 लिख दिए। फिर इसमें ट्रेलिंग जीरो कितने हैं, लास्ट में तो 1 है, ट्रेलिंग कुछ नहीं है, तो 0 लिख दिए। इस तरीके से हम लोग को ट्रेलिंग जीरो सबका फाइंड कर लेंगे, 0 0 2 0। अब हम लोग आर फाइंड करेंगे, मैक्स, मैक्स ऑफ टीजेड, जो भी यहाँ पे आएगा वैल्यू ट्रेलिंग जीरो का, उसका मैक्सिमम वैल्यू हम लोग लेंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू 2 हो गया। अब अब हम लोग डिस्टिंक्ट एलिमेंट को फाइंड करने के लिए 2 to the power r फॉर्मूला लगाएंगे। r क्या निकला, मैक्स ऑफ टीजेड, तो टीजेड हमारा आ गया, फिर r हमारा मैक्स टीजेड से 2 आ गया। अब हमको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का फॉर्मूला है 2 to the power r, 2 to the power r क्या था 2, तो 2 to the power 2 इज इक्वल टू 4, हमारा नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स 4 आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अप्रोच 2 से भी सॉल्व कर सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं, दोनों अप्रोच हम लोग समझ गए, अप्रोच वन अप्रोच टू। अप्रोच वन में क्या था, बड़ा सा बाइनरी एरे बनाना है, सबको जीरो पुट कर देना है, कोई हैश फंक्शन चूज करना है, फिर कंप्यूट करना है हर एक हैश फंक्शन से, फिर उसमें वन कर देना है, फिर जितने भी वन है उसको काउंट करना है, और फिर हम फॉर्मूला लगाएंगे एम इंटू एल एन एम बाई एम माइनस सी। काफी चीज करना था, तो ज्यादा मेहनत था, इसलिए फिर अप्रोच टू आया। अप्रोच टू में क्या हुआ, हैश फंक्शन दिया रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट दिए रहेंगे, चुपचाप से बस सारे एलिमेंट्स को हैश फंक्शन पुट करके हम लोग फाइंड कर लेंगे उसका करेस्पॉन्डिंग स्लॉट नंबर, और हर एक स्लॉट नंबर को लिख देंगे हम लोग उसके बाइनरी रिप्रेजेंटेशन में। ठीक है, मैक्सिमम बोले तीन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि जितने भी स्लॉट आए हम देख रहे हैं 1 5 3 1 4 3, मैक्सिमम इसमें 5 है। 5 को कितने डिजिट में हम लोग रिप्रेजेंट कर पाएंगे, कितने बिट्स में, तो 3 बिट्स में हो जाएगा 415, इसलिए सबके लिए 3 बिट्स ले लिए, 3 बिट्स में स्टोर करा ली। ट्रेलिंग जीरो फाइंड करना था। ट्रेलिंग जीरो यानी कि लास्ट में कितने जीरो आ रहे हैं, लास्ट में एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, इसमें दो आ रहा है, तो 0 0 2 ऐसे बना लिए, ट्रेलिंग जीरो बना लिए। अब इससे से हम लोग आर निकाले, आर क्या, मैक्सिमम टी जेड, तो इसका जो मैक्स होगा वो 2 हो रहा है, तो यहाँ से हमको आर निकल गया। अब नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या था, 2 टू द पावर आर 2 यानी 4, 4 आंसर आ गया। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम दिए हुए हैं। डेवलप फ्लैजोलेट मार्टिन एल्गोरिदम, यानी एल्गोरिदम 2 जो हम लोग पढ़े, फ्लैजोलेट मार्टिन, एंड यूजिंग इट count the distinct elements in a data stream of 684 with the hash function ये of size 11। कुछ नहीं करना है, सबके लिए हैश फंक्शन पुट करके वैल्यू निकाल लेंगे, स्लॉट नंबर को क्या करेंगे, बाइनरी में रिप्रेजेंट कर देंगे, उसके बाद ट्रेलिंग जीरो फाइंड कर लेंगे, फिर आर निकाल देंगे, मैक्स ऑफ ट्रेलिंग जीरो जो भी आएगा, तो फिर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट आइटम 2 टू द पावर आर हो जाएगा। ठीक है, कदम पहला, an empty Bloom filter is of size 11 with 4 hash functions। एक ब्लूम फिल्टर है जिसका साइज 11 है, दैट इज n दे दिया हमको 11, 4 हैश फंक्शंस है, k दे दिया 4, और ये सारा हमको दे दिया है, हैश फंक्शन सारा दे दिया। इलस्ट्रेट ब्लूम फिल्टर इंसर्शन विद 17 81 एंड 37, परफॉर्म ब्लूम फिल्टर लुकअप और मेंबरशिप टेस्ट विद 10 एंड 81। कुछ नहीं करना है, 11 साइज का 0 to 10 का एक एरे बनाएंगे, और उसमें पहले 17 81 और 37 को इंसर्ट कराना, तो हर एक हैश फंक्शन में पुट करेंगे x की जगह 17, और जो भी स्लॉट नंबर आएगा उसको 0 से 1 कर देंगे, सिमिलरली 81 को करेंगे, 37 को करेंगे, और सारा बिट्स को जो आ रहा है करस्पॉन्डिंग हैश फंक्शन स्लॉट उसको 1 कर देंगे। फिर हमको चेक करना है, लुकअप करना है, मेंबरशिप टेस्ट करना है 10 और 81 को। 10 को फंक्शन में लगाएंगे, जो जहां जहां पॉइंट करेगा वहां वहां चेक कर लेंगे, सारे 1 है तो बोलेंगे कि इसका चांस फॉल्स पॉजिटिव है, यानी हो भी सकता नहीं भी, लेकिन और फिर 81 का लगाएंगे, अगर नहीं आ रहा है, एक जगह कहीं 0 आ जा रहा है स्लॉट नंबर, तो बोल देंगे कि नहीं है। प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स 1, a empty Bloom filter is of size 11 with 2 hash function, namely इतना and इतना। illustrate Bloom filter insertion, Bloom filter lookup, सेम चीज है, 7 8 77 को इस फंक्शन में लगा के, और एरे बिट एरे में जाके 0 का 1 कर देंगे, फिर 7 के लिए टेस्ट कर लेंगे, 10 के लिए टेस्ट कर लेंगे, 88 के लिए टेस्ट कर लेंगे, बता देंगे है कि नहीं है। अब बोलता है डेवलप एन एल्गोरिदम टू फर्स्ट इंसर्ट एन आइटम। आइटम को इंसर्ट करने के लिए एल्गोरिदम क्या है, कुछ भी नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, एक बिट एरे का साइज डिटरमाइन करेंगे, नंबर ऑफ हैश फंक्शन डिटरमाइन करेंगे, के क्या है n बाई m ln 2, और उसके बाद फिर इंसर्ट करना है तो हैश फंक्शन पुट करके स्लॉट नंबर निकालेंगे, स्लॉट नंबर के जाकर 0 का 1 कर देंगे, तो यही एल्गोरिदम हमको फॉलो करना है, कोई चीज समझा देंगे यहाँ पे। दूसरा है टेस्ट द मेंबरशिप और लुकअप इन ब्लूम फिल्टर। मेंबरशिप के लिए क्या एल्गोरिदम है, कुछ नहीं करना है, जो भी नंबर दिया गया है उसको हैश फंक्शंस में ला लेंगे, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी स्लॉट नंबर आएगा उस स्लॉट नंबर को चेक करेंगे, अगर सारे 1 है तो बताएंगे कि फॉल्स पॉजिटिव होने का चांसेस है नहीं है, और अगर कोई एक 0 आ जा रहा है तो बोलेंगे कि ये एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक हो गया। अब draw a step by step process in the insertion of 25 then 40 into the Bloom filter of size 10। 10 का एक यानी 0 to 9 का एक एरे बनेगा, 25 के लिए फिर हैश फंक्शन लगा के कोई भी वो डाल देंगे, वही प्रोसेस दिखाना है एक बार एक करके, क्या क्या आ रहा है हैश फंक्शन उसको 0 to 1 करके डायग्राम में बना देंगे।
एंड ड्रॉ a step by step process for lookup membership test with the element 10 and 48। फिर वही 10 को हैश फंक्शन डालेंगे, 48 को डालेंगे, उससे करस्पॉन्डिंग हम चेक कर देंगे, कुछ नहीं है। हैश फंक्शन दिया गया आपको, identify whether any lookup element that is either 10 or 48 is resulting into the case of false positive। सिंपल है, बता देंगे false positive है कि नहीं। प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 कहता है let Facebook wants to count how many unique users visited the Facebook this month। कितने यूनिक यूजर्स फेसबुक पे विजिट किए इस मंथ। व्हाट विल बी द स्ट्रीम एलिमेंट्स इन दिस केस। ठीक है, स्ट्रीम एलिमेंट्स इसमें क्या आएगा, स्ट्रीम एलिमेंट्स क्या आ सकता है। मान लो मैं यूजर हूँ, मेरा कोई यूनिक आईडी होगा, मैं इस मंथ में फेसबुक खोला 10 बार, मेरा क्या हो गया, एलिमेंट्स कितने हो गए 10। इस तरीके से 10 और खोले होंगे 5 बार, कोई 4 बार, उस हिसाब से मल्टीप्लाई होके एक स्ट्रीम ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा हाउ मेनी यूनिक यूजर्स, तो यूनिक यूजर्स कितने होंगे। तो चूंकि हम तो एक बार किए तो हम एक बार यूनिक होंगे, लेकिन एलिमेंट्स में, स्ट्रीम एलिमेंट्स में तो हम 10 बार आ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। क्या पढ़े थे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालने के लिए, फ्लैजलेट मार्टिन एल्गोरिदम जो ऊपर पढ़े थे, हैश फंक्शन निकाल के वो ट्रेलिंग जीरो निकाल के फिर आर निकाल के फिर पर आर को फोर बना के, वही चीज यहाँ पे बता देना। एप्लीकेशन ऑफ ब्लूम फिल्टर। ब्लूम फिल्टर का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, ब्लूम फिल्टर का एप्लीकेशन हर जगह पे, नेटवर्किंग में है, सिक्योरिटी में है, आईओटी में है, मेटा डेटा सर्वर में है, डीड एप्लीकेशन में है, डेटाबेस में है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स में है। नेटवर्किंग में कहाँ है, पैकेट को फिल्टर करने में, वायरलेस सेंसर नेटवर्क में, पीयर टू पीयर में, सिक्योरिटी में, नेटवर्क में, बिग डेटा में, बायोमेट्रिक में। क्योंकि हम लोग को बायोमेट्रिक में डेटा जाएंगे, डेटा को स्टोर कराना है, बहुत सारा डेटा है, बड़ा डेटा है, कहाँ स्टोर कराएंगे। पैकेट फिल्टर आप लोग पढ़े होंगे, पैकेट फिल्टर में हम लोग 0101 ऐसे करके एक लेते हैं वो विंडो साइज, तो उस करस्पॉन्डिंग हम बहुत बड़ा तो नहीं ले सकते, तो एक कोई पर्टिकुलर वो बिट एरे बनाते हैं और उसमें ही 0101 करके चेंज करके देखते हैं। तो यही सब चीज है, हैश फंक्शन को यूज करके हम लोग बड़े बड़े डेटा को एक जगह पे स्टोर कराने का ये तरीका है। मेटा डेटा सर्वर है, उसके बाद डीडुप्लीकेशन, ये सब डेटाबेस में बिग टेबल, कैसेंड्रा, प्लेगरिज्म चेकिंग, प्लेगियरिज्म चेकिंग के लिए भी यूज होता है ये ब्लूम फिल्टर। प्लेगियरिज्म जो गूगल से हम लोग कॉपी कर देते हैं उसको भी चेक करेगा। डीएनए सीक्वेंसिंग में चेक होता है, ब्लूम फिल्टर यूज होता है, एरर करेक्शन में ब्लूम फिल्टर यूज होता है। ये सारे एप्लीकेशन है, आपको कम से कम 5 तो याद होना चाहिए एप्लीकेशन। सिंपल है, एक याद रहेगा पैकेट फिल्टर, दूसरा याद हो जाएगा बायोमेट्रिक, तीसरा बिग डेटा, चौथा क्या याद हो जाएगा आपको, हो जाएगा प्लेगेरिज्म चेकिंग, पांचवा याद कर लीजिएगा डीएनए सीक्वेंसिंग और एरर करेक्शन। ठीक है, ब्लूम फिल्टर यूज केसेस, ब्लूम फिल्टर का यूज केसेस देखेंगे। बिटकॉइन यूजेस ब्लूम फिल्टर्स टू स्पीड अप वॉलेट सिंक्रोनाइजेशन एंड आल्सो टू इम्प्रूव बिटकॉइन वॉलेट सिक्योरिटी। ठीक है, तो बिटकॉइन भी हमारा ब्लूम फिल्टर को यूज करता है वॉलेट सिंक्रोनाइजेशन को स्पीड करने के लिए और बिटकॉइन का वॉलेट को सिक्योर करने के लिए। Google Chrome uses the Bloom filter to identify malicious URLs. It keeps a local Bloom filter as the first check for spam URL। ठीक है, तो गूगल क्रोम भी हमको कोई भी हम लोग यूआरएल डालेंगे मैलिशियस, तो वो पहले हमको वार्निंग दिखाता, तो वो भी ब्लूम फिल्टर यूज करता है। वहां पर रिस्पॉन्डिंग जाके देखता है कि नहीं ये यूआरएल फाइंड हो रहा है कि नहीं, नहीं हो रहा है तो वो तुरंत आपको दे देगा कि स्पैम है, नहीं खुलेगा। तो ये भी ब्लूम फिल्टर यूज करता है। गूगल बिग टेबल, अपाचे कैसेंड्रा, ये सब भी ब्लूम फिल्टर को यूज करता है ताकि रिड्यूस डिस्क लुकअप्स फॉर नॉन एग्जिस्टिंग रोज और कॉलम्स, इसके लिए भी यूज करता है। और क्या क्या है, द स्क्विड वेब प्रॉक्सी कैचे uses Bloom filters for cache digest. Proxies periodically exchange Bloom filters for avoiding ICP messages. कैच के लिए यूज करता है। Genomics community uses Bloom filter for classification of DNA sequences and efficient counting of k-mers in DNA sequences। DNA sequencing में भी काम आता है, इससे चेक होता है। Used for preventing weak password choices using a dictionary of easily guessable passwords as Bloom filter। हम लोग किसी वेबसाइट में पासवर्ड डालते हैं तो बोलता है कि पासवर्ड डजंट रिक्वायर द मीट, यार पासवर्ड, योर पासवर्ड इज वीक स्ट्रॉन्ग ऐसे करके बताता है ना, तो उसमें भी ब्लूम फिल्टर यूज होता है।
पहले से उसमें डाल देगा, अगर इतर में पॉइंट कर रहा है तो ये वीक है, उस तरीके से उसका एल्गोरिथम होता है। फिर यूज टू इम्प्लीमेंट स्पेल चेकर यूजिंग अ प्री डिफाइंड डिक्शनरी विथ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स। स्पेलिंग चेकर जो हम लोग को बताता है स्पेलिंग गलत है, वैसे वो सभी ब्लूम फिल्टर यूज करते हैं। देखेंगे एक्सटेंशंस ऑफ ब्लूम फिल्टर और अदर टाइप्स ऑफ ब्लूम फिल्टर। ब्लूम फिल्टर का एक्सटेंसिबल वर्जन, आगे बड़ा वर्जन, तो कंप्रेस्ड ब्लूम फिल्टर using a large but sparser bloom filter can yield the small same false positive rate with a smaller number of transmitted bits। ठीक है, compressed bloom filter यूज करते हैं using a larger but sparser bloom filter that can yield the same false positive rate with a smaller number of transmitted bits। ठीक है, स्केलेबल ब्लूम फिल्टर क्या होता है? स्केलेबल ब्लूम फिल्टर्स कंसिस्ट ऑफ टू और मोर स्टैंडर्ड ब्लूम फिल्टर allowing arbitrary growth of the set being represented। ठीक है, स्केलेबल मतलब हमको स्केलेबिलिटी मिले, बहुत सारे नंबर भी हो तो स्टोर कर पाए, तो इसलिए दो और उससे ज्यादा हम लोग ब्लूम फिल्टर यूज करते हैं। ठीक है, allowing arbitrary growth of the set being represented। Generalized Bloom filter. Generalized Bloom filter uses hash functions that can set as well as reset bits। तो जनरलाइज ब्लूम फिल्टर क्या करता है कि हैश फंक्शन लगा है, करस्पॉन्डिंग बिट पाया तो हम लोग सिर्फ 0 को 1 करते थे, यानी सेट करते थे। तो यहाँ पे हम लोग सेट के साथ साथ उसको रीसेट भी करते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, यानी 1 अगर फिर से वो मिला वहां पे तो 1 से 0 भी कर सकते हैं। ये जनरलाइज ब्लूम फिल्टर होता है। Stable Bloom filter, and this variant of Bloom filter is particularly useful in data streaming applications। स्टेबल ब्लूम फिल्टर में यानी यूज करते कहाँ पे? स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, मतलब डेटा आया जा रहा आया जा रहा आया जा रहा, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो सर स्टेबल ब्लूम फिल्टर यूज करते हैं। तो ये सब याद एक जानकारी रखेंगे कि ब्लूम फिल्टर का और अदर टाइप्स क्या क्या है, तो बता सके एक दो लाइन में कि कंप्रेस ब्लूम फिल्टर क्या है, स्केलेबल क्या है, जनरलाइज क्या है, स्टेबल क्या है। डेटा वेयरहाउस वर्सेस हडूप वर्सेस स्ट्रीम कंप्यूटिंग। डेटा वेयरहाउस में भी हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं। हडूप हडूप एक ओपन सोर्स में भी स्टोर करते हैं, स्ट्रीम कंप्यूटिंग। तो सबका हम लोग देखेंगे डिफरेंस क्या है, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे देखिए, डेटा वेयरहाउस दिया, हडूप दिया, स्ट्रीम कंप्यूटिंग। टाइप ऑफ डेटा स्टोर, डेटा वेयरहाउस में हम लोग जनरली स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करते हैं, हडूप में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर्ड दोनों। स्ट्रीम कंप्यूटिंग में हम लोग डेटा को स्टोर ही नहीं करते। स्ट्रीम में क्या होता है, डेटा आता है, प्रोसेस होता है, जाता है, स्टोर करके नहीं रख सकते क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है ना, स्ट्रीमिंग डेटा आया जा रहा है, आ जा रहा है, आ जा रहा है, तो यहाँ पर हम लोग कोई स्टोरेज नहीं रखते हैं। हडूप में स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर रखते हैं, डेटा वेयरहाउस में सारे स्ट्रक्चर्ड डेटा होते हैं। स्टोरेज पर्पस, डेटा वेयरहाउस में रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्ड के लिए हम लोग स्टोर करते हैं। इसलिए स्टोर करते हैं क्या हमारे पास रिपोर्टिंग के लिए, डैशबोर्ड के लिए। हडूप में क्या करते हैं, यूज करते हैं लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशंस के लिए। और स्ट्रीम कंप्यूटिंग में स्टोरेज करते हैं रियल टाइम एनालिटिक्स, इसमें स्टोर नहीं होता है, जो भी डेटा है एनालाइज हो गया, रियल टाइम एनालिटिक्स होता है। हडूप में लॉन्ग रनिंग कंप्यूटेशंस होता है, यहाँ पे सिर्फ डेटा वेयरहाउस में रिपोर्टिंग और डैशबोर्ड की यूज करते हैं। एज ऑफ डेटा, डेटा वेयरहाउस में बहुत पुराना पुराना डेटा होता है, हडूप में भी पास्ट डेटा होता है। लेकिन जो स्ट्रीम कंप्यूटिंग है उसमें डेटा चूंकि आया जा रहा है, स्टोर नहीं कर रहा है, तो करेंट और न्यू डेटा होता है। ठीक है, लाइक न्यूज चैनल, करेंट वो रियल टाइम एनालिसिस होता है, न्यूज आते जाता है, स्टोर नहीं होता है, स्ट्रीम होता है। साइज ऑफ डेटा, डेटा वेयरहाउस में टेरा और पेटाबाइट्स में होता है, हडूप में गीगाबाइट्स में स्टोर होता है, स्ट्रीम कंप्यूटिंग में किलोबाइट्स। ठीक है, सबसे ज्यादा डेटा डेटा वेयरहाउस में, फिर गीगाबाइट्स, हडूप में किलोबाइट्स, स्ट्रीम कंप्यूटिंग। स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, क्योंकि पेटाबाइट्स है, पेटाबाइट्स पर डे है हडूप में, डेटा वेयरहाउस में पेटाबाइट्स पर डे, हडूप में केबीपीएस किलोबाइट पर सेकेंड, और स्ट्रीम कंप्यूटिंग में मेगाबाइट पर सेकेंड। ये स्पीड है इसका। ठीक है, तो पेटाबाइट पर डे है, तो किलोबाइट पर सेकेंड है हडूप में, उसमें मेगाबाइट पर सेकेंड है स्ट्रीम में। सबसे फास्ट कौन सा है, ये पेटाबाइट्स पर डे, मेगाबाइट्स पर सेकेंड, मेगाबाइट्स पर सेकेंड। स्ट्रीम में भी जल्दी जल्दी हमारा प्रोसेस होता है। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट, डेटा वेयरहाउस का हाई है कि हमको बहुत सारा स्ट्रक्चर्ड डेटा को स्टोर करने के लिए चाहिए, हडूप का भी मीडियम है,
स्ट्रीम कंप्यूटिंग का लो है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है हडूप में, यहाँ लो है, डेटा आ रहा है जा रहा है स्टोर में। वेलोसिटी नील, यहाँ पे वेलोसिटी बहुत हाई, यहाँ वेलोसिटी नील क्यों है, यहाँ पे स्टोर होकर रखा रहता है वो डेटा, लेकिन यहाँ पे स्ट्रीम होते रहता है, आते जाता है, आते रहता है, जाते रहता है, तो यहाँ पे वेलोसिटी हाई है। वेराइटी, डेटा वेयर हाउस स्ट्रक्चर्ड है, वेराइटी उतना नहीं मिलेगा। हडूप में स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड है तो हाई वेराइटी, हाई होगा वेराइटी। स्ट्रीम कंप्यूटिंग में भी अलग अलग तरह के डेटा जाते रहते हैं, तो इसमें भी वेराइटी हाई होगा। ठीक है, याद हो गया। आएगा अगर लिखने डेटा वेयर हाउस वर्सेज हडूप वर्सेज स्ट्रीम कंप्यूटिंग, तो इसको लिख देना कैरेक्टरिस्टिक डेटा वेयर हाउस हडूप और स्ट्रीम कंप्यूटिंग। ठीक है, थैंक यू फॉर योर कॉपरेशन।